नमस्कार प्यारे साथियों। आज एक बार पुनः एक छोटी सी चर्चा के साथ हम उपस्थित हैं और उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। एक एक नैरेटिव सा चल गया है और एक ऐसा माइंडसेट जो है मुझे कुछ 5-10 रोज में देखने को मिला है आरएस का एग्ज़ाम होने के बाद में, कि एक क्या कुछ चेंज हो गया है, बड़ा भूचाल सा आ गया है। और हमारे सोशल मीडिया की जो सबसे नेगेटिव बात होती है वो यही होती है कि जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो इतनी जल्दी जो बड़ा रूप नहीं लेती हैं, जितनी चीज़ें कहीं डिसअपॉइंटमेंट करती हैं या फिर अ, हमें ऐसे लगता है कि कोई बुरी चीज़ है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। अब आरएस के पेपर होने के बाद में कई सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से किन्हीं प्रबुद्ध जनों ने कुछ बातें कही और बातें ये थी कि भाई परीक्षा पद्धति का पैटर्न बदल रहा है और इस पैटर्न के साथ में हमें समीकृत होना चाहिए। बात ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। अ, चीज़ें बदलनी भी चाहिए। और महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी, अर्थ क्रियाकारित्वेति सत लक्षणम, अर्थात वो चीज़ें जिनमें लगातार उत्पादन की क्षमताएं होती हैं, अर्थात जो निरंतर परिवर्तनशील होती हैं, वही सत्य है। तो जब चीज़ें सब कुछ बदलती हैं वही अच्छी हैं, उसमें नवीनता भी होती है, बासीपन नहीं होता है। अगर हम बहुत लंबी समय तक जो चीज़ें अगर एक जगह पे रुकी रह जाती हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो चीज़ें बदलती हैं, हम भी बदल रहे हैं। रोज़ हमारी माइंडसेट में, हमारे विचारों में चेंज हो रहा है, हमारा सेल डिवीज़न हो रहा है और न जाने हमारे में कितनी सेल्स जो हैं वो नई बन जाती हैं, पुरानी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। जनरली ऐसा माना जाता है बायोलॉजिकली कि 7 साल में व्यक्ति में जो जितनी भी सेल्स होती हैं, वो सारी डैमेज होके और नई सेल्स आ जाती हैं। तो एक व्यक्ति अपनी उम्र के 7 साल बाद में पूरी तरीके से बदल जाता है। मतलब उसमें कोई ऐसी सेल नहीं होती जो पीछे वाले की पीढ़ी हो, मतलब पीछे वाली सेल हो, उसकी पीढ़ी हो सकती है। तो इस तरीके से जब हमारे लाइफ के अंदर हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति 70 साल ज़िंदा रहता है, तो 7-7 साल में उसके कितने जन्म हो गए हैं, 80 है तो और 7-7 साल जोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई एक एक जीवन में जब हमें 10-12 जीवन मिल जाते हैं, इतना चेंजेज़ हमारे में हो जाता है, तो फिर हम ये कैसे मान के बैठ जाएँ कि कुछ चेंज होगा नहीं। और चेंज होगा तभी अच्छा भी होगा। और चेंज के साथ में हमारा जो रिस्पॉन्स है, अगर वो प्रॉपर है तो हम सफल हैं, और नहीं है तो हम रूढ़िवादी हैं। और रूढ़िवादी हैं तो इसका मतलब है कि हम अ, ताल से ताल नहीं मिला सकते हैं, और ताल से ताल मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक मुद्दा है कि आरएस भर्ती परीक्षा में क्या इतना वास्तव में चेंज हुआ है, या फिर वास्तव में इसका मार्केटिंग कंसेप्ट ज़्यादा है। देखो, मेहनत सभी करते हैं, और उपलब्ध संसाधनों में जिन लोगों ने मेहनत ज़्यादा की है, निश्चित रूप से या निसंदेह उनका स्कोर ज़्यादा होता है, वो आगे रहते हैं। अब मार्केट के अंदर जो मैटर होता है वो 20-19 मैं कहूँगा होता है जनरली। लेकिन उसकी पढ़ने की अप्रोच और पढ़ाने की अप्रोच जो होती है वो उसमें बहुत कुछ वैरी करती हैं, कि आपने किस अप्रोच से पढ़ा है, आपने चीज़ों को हल्के में लिया है, चीज़ों को आपने जोड़ के देखा है, ये बड़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। मैं एक मेरा हमेशा से सवाल बच्चों से रहता है कि आप क्या पढ़े हो, कितना पढ़े हो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे पढ़े हैं। कैसे पढ़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है, जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड स्टडी या चाइल्ड सेंटर्ड जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच जो होती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यानी जिसमें बच्चा जो है वो केंद्रीय भूमिका में होता है, और स्टूडेंट जो होता है, और स्टूडेंट ही वो फ़र्क कर देता है अपने स्कोर के अंदर। अब चीज़ों को एक ट्रैक के ऊपर पूछना, और थोड़ा-सा ट्रैक से डिफरेंट, मतलब मैं ये कहूँगा कि कुछ सवाल ऐसे पूछे गए आरएस के अंदर जो हो सकता है हार्ड हों, लेकिन कुछ ऐसे बहुत साधारण सवाल भी थे, जिनमें आपको एक सप्लीमेंट्री दिमाग लगाना होता है, तो वो चीज़ें आसान होती हैं। हमें लाइन टू लाइन मिले ये ज़रूरी नहीं होता, वो तो सूचनात्मक ज्ञान होता है। एक कांसेप्ट होता है, अवधारणा होती है कोई भी चीज़ की, तो आप सूचना या तथ्यात्मक जो नॉलेज है उसके साथ-साथ आप कंसेप्चुअल ज्ञान है उसको भी
अगर आप स्टडी में साथ लेते हैं तो इससे ना केवल बदलता पैटर्न है उसका आप मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि आप एक लंबे समय तक अपने उस पढ़े हुए मटेरियल को सस्टेन भी कर सकते हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। आरएस भर्ती परीक्षा का जो पेपर था, उसके अंदर जो इतना कुछ आ रहा है कि इतना मेरिट रहेगा, कट ऑफ रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। तो मैं कहूँगा कि लास्ट के जो 2 भर्ती हैं, उनके अंदर पेपर का स्तर थोड़ा-सा स्लाइट मोड पे था। उससे पीछे आप जाएँगे तो आरएस भर्ती परीक्षा कभी आसान नहीं थी। जिस पैटर्न से आरएस भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम होते आए हैं, लगभग वही पैटर्न इस बार भी फ़ॉलो किया गया है। पिछले डेढ़ दशक से आरपीएससी की जो आरएस के एग्ज़ाम हैं, उनके अंदर पेपरों के स्टैंडर्ड कोई बहुत बुरे नहीं रहे हैं। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब जैसे मान लो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मैं कुछ एक सवाल से आपको समझाता हूँ कि ये कितना आसान सा भी था और मुश्किल भी है। जैसे कि एक बुद्धिज़्म का सवाल था कि भई बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ हैं, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इसके लिए आपको एक सप्लीमेंट्री काम करना पड़ता है। जैसे कि दीपवंश, महावंश जो है क्लियरली हम जनरली हर चीज़ में अवेलेबल है ये सोर्स कि वो पाली भाषा के हैं, ठीक है? तो पाली भाषा के हैं और दीपवंश, महावंश सभी को पता है। फिर हमारे ऑप्शंस इस तरीके के थे कि उसके अंदर अगर आप उन दोनों को निकाल दो तो फिर 2 ही बचते हैं। अब आपको और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेना है, तो जैसे कि हम गुप्तकाल में पढ़ते हैं, आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है गुप्तकाल की इन्फॉर्मेशन से संबंधित ग्रंथ है। और आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है, वो 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेके 7वीं सदी ईस्वी तक के जो इंडियन हिस्ट्री के स्फीयर है उसकी सूचना देने वाला एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब एक बात हम और भी पढ़ते हैं गुप्तकाल में कि गुप्तकाल साहित्य का स्वर्णयुग था। अब 2 चीज़ें आपके एक साथ हैं कि गुप्तकाल साहित्य का स्वर्णयुग था और साहित्य में अधिकांश साहित्य संस्कृत में लिखा गया। ये संस्कृत भाषा का भी स्वर्णयुग था। तो यहाँ तक कि जैन और बौद्ध टेक्स्ट हैं वो भी संस्कृत में लिखे गए, सारे अभिलेख संस्कृत में लिखे गए। तो ये इसलिए संस्कृत लैंग्वेज का भी था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब वसु बंधु का अभिधम कोश है वो भी संस्कृत में है। तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प भले ही आपका संस्कृत लैंग्वेज में जनरली नहीं पढ़ा हुआ होगा, लेकिन 2 सूचनाएँ हैं। एक तो गुप्तकाल का है और गुप्तकाल संस्कृत का स्वर्णयुग था। तो एक प्रतिपुष्टि हो गई आपकी। अब उसके बाद में आपका दिव्यावदान बचता है तो फिर चॉइसेस के अंदर आपके पास में बहुत आसान सा काम था। इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था। फिर एक सवाल था कि स्तूप वाली बात है, तो स्तूप जो है ऋग्वेद काल में ऋग्वेद जो है उसके अंदर स्तूप का हमें एविडेंस मिलता है। इसके अलावा कुछ श्रमण या सन्यासी थे, उनको भी उनकी बॉडी को डिस्पोज़ करने के लिए जो है चैत्य जो है चिताग्रह, जो अपन एक तरीके से कॉमन मैन के लिए स्तूप का ही एक वर्ज़न है, उसकी शुरुआत की बात हम देखते हैं। तो एक उसका शाब्दिक अर्थ है कि स्तूप का अर्थ ढेर या कुछ वस्तुओं का समूह होता है, वो इसमें ऑप्शन में था और दूसरा है कि ये बुद्ध के काल से भी पहले प्रचलन में थे, तो निश्चित रूप से थे। बहुत आसान से सवाल थे। दूसरा जैसे आप एक मॉडर्न इंडिया में सवाल था कि जैसे उदारवादी हैं तो उनका जो वर्किंग स्टाइल जो था वो डेमोक्रेटिक था एंड वो जो है अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, ख़ास तौर से प्रशासकीय नीतियाँ थी, संसदीय परंपराएँ थी, उनका वर्किंग स्टाइल था, उनकी लॉयल्टी जो थी और सदा-सहता ईमानदारी जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उनके ऊपर हमारे मॉडरेट्स या जिनको हम उदारवादी बोलते हैं, वो पूरी तरीके से कमिटेड थे और इन्फ्लुएंस थे। मतलब उनसे वो प्रभावित थे एक तरीके से पूरी तरीके से और उनके फॉलोवर थे। अब एक तो ऑप्शन ये था कि क्या उन्होंने उन वैज्ञानिक और संसदीय जो ट्रेडिशन है उनको फॉलो किया था? या डेफ़िनेटली किया था। दूसरा इसमें ये था कि जो क्या उन्होंने उनकी आर्थिक नीतियों का विरोध किया था? तो बहुत सिंपल सी बात हम पढ़ते हैं, दादा भाई नौरोजी है, दीन सवाचा है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज़ा मेहता है और ये जो जितने भी लोग हैं डब्ल्यूसी बनर्जी वग़ैरह, ये सब जो हैं मॉडरेट्स थे। अब दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या धन निष्कासन का सिद्धांत था और फिर आरसी दत्त जो है उन्होंने भी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर धन निष्कासन की थ्योरी प्रतिपादित की है। तो ये सब लोग मॉडरेट्स थे और इन्होंने कांग्रेस ने उनकी संसदीय और वैज्ञानिक परंपराओं में विश्वास रखने के बावजूद भी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का जो है उनको रिफ्यूट किया था, डिनोंस किया था। तो धन निष्कासन को समस्त बुराइयों में सबसे प्रमुख बुराई माना। इसके अलावा उन्हें लगातार रिसने वाला फोड़ा, तो बहुत तरीके से उन्होंने बाकायदा अमाउंट वगैरह भी सब बताया। तो ज़ाहिर है बहुत आसान सा सवाल हो गया था ये, ठीक है?
और कुछ सूचनात्मक बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं, भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है नेशनलिज्म के साथ में जोड़ के और किया, तो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसा नहीं था जिसको हम इतने इस तरीके से करें। हाँ, कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन्फॉर्मेटिव हैं, जो आपने कहीं नहीं पढ़े हैं या उपलब्ध स्रोतों में वो मौजूद नहीं है, तो आपको किस चीज़ की चिंता है भाई? मेरिट तो जब नीची रहेगी तो सभी के लिए नीची रहेगी, आप कोई पर्टिकुलर तो हो नहीं। अब इसमें समस्या कहाँ हुई? समस्या ये हुई कि हम किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी उस ओरिएंटेशन के साथ में नहीं कर रहे हैं और फिर हम ऐसे पेपर के साथ में हमारा जो है मुकाबला हो गया, तो फिर हम लो फ़ील करेंगे। जब हम पूरी ओरिएंटेडली तैयारी करते हैं और पूरे एक कॉम्पिटिटिव फ्रेम में होते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छी स्थिति में होते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मान के चलिए कि आपकी तैयारी का ट्रैक परफ़ेक्ट है और वहाँ आपको कहीं लूज़ हुआ है कुछ चीज़ और आपको लगता है कि आपने किसी चीज़ को मिस कर दिया है, तो यकीन मानिए आप ही नहीं बल्कि जो बचे हुए लोग हैं, वो भी आपसे बेहतर नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक ईमानदार, स्टांस, डिवोटी स्टूडेंट हैं तो। तो ये शर्त लागू होती है। तो आरएस भर्ती परीक्षा के अंदर जो कुछ चेंज हुआ है, वो वास्तव में तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और उससे कई गुना उसको बढ़ा के दिखाया गया है। तो आपको बिल्कुल भी निराश, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रतियोगी अपनी लीडिंग प्रिपरेशन को लीड कर रहे हैं आगे की भर्तियों के लिए, वो अपनी उसी ट्रैक पे तैयारी करते रहें और अपना अच्छा जो पढ़ रहे हैं उसको समेटते रहें, ग्रैब करते रहें। आप ये देखो कि अगर आप एक ईमानदार स्टूडेंट हो और पूरी तैयारी के साथ में आप हो, तो आपको केवल आप ही पीट सकते हैं, कोई नहीं पीट सकता है। आपकी रेस आपके सापेक्ष होती है, किसी दूसरे के सापेक्ष नहीं होती है। निरंतर आपकी तैयारी में उत्तरोत्तर प्यूरिफिकेशन आना चाहिए। प्यूरिफिकेशन हमारी बार-बार स्टडी से आता है। उसके अंदर मटेरियल बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि मटेरियल कुछ चीज़ों के अंदर जो है वो फिक्स है। अब उसके अंदर आपको ये क्रिएट करना है कि मैं इसको किस तरीके से पढूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप बहुत स्पीडली पढ़िएगा। उससे आपका एक मोटा-मोटा खाका तैयार हो जाता है। उसके बाद आप उस मटेरियल को हाइलाइट करते हुए पढ़िएगा और फिर 1-2 रिपिटेशन के बाद उसका चिंतन-मनन करो। फिर आप एक टॉपिक को पढ़ते हो और उस टॉपिक के बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप रहेंगे, तो पहले वाले टॉपिक में और जो नेक्स्ट पढ़ा उन टॉपिक में जो सिमिलर है, आप कंपैरिजन करो कि अगर कंपैरेबल है तो। जैसे कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म पढ़ते हैं तो हम जैन और बौद्ध धर्म को कंपेयर करें कि क्या तो इसमें सिमिलरिटी है, क्या इसमें डिसिमिलरिटी है। दोनों में क्या-क्या कॉमन है, क्या जो है कॉमन नहीं है। फिर इनकी जो कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं, क्या-क्या थ्योरीज़ हैं, वो उन सबको आप रिटेन कर लो और एक तरीके से आप वहाँ पे डिक्टेट कर लें, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मुझे इसमें ये फ्रेम पढ़नी है, इसमें ये फ्रेम पढ़नी है। तो आपके ज़हन में एक पिक्चर, एक रील के तौर पे मूव हो जाएगी वो और वो पिक्चर जो है वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड मटेरियल जो है उसको क्रिएट करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आप ऐसी तैयारी के साथ में हो, जिसमें आप कंपैरिज़न कर रहे हो, आप विश्लेषण कर रहे हो, आप संश्लेषण कर रहे हो, आप अंतर ढूँढ रहे हो, आप समानताएँ ढूँढ रहे हो, तो निसंदेह फिर आपके वही तो है वो नया पैटर्न जो अब एग्ज़ाम्स में बोला जा रहा है। क्या है नया पैटर्न? कोई नया पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है। आपके पढ़ने का जो एक थॉरो स्टडी जब हम करते हैं, जब हम एक होलिस्टिक अप्रोच के अंदर पढ़ते हैं, हम एक लंबी प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं, तो आप उनको एक साथ पढ़िएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपको वीमेन्स की पोज़ीशन देखनी है, तो आप उसको एंशिएंट इंडिया में हर काल में पढ़िएगा, फिर मिडेवल जो है उसके अंदर पढ़िएगा, फिर मॉडर्न फेज़ में पढ़िएगा। तो महिलाओं की स्थिति को आप पूरी हॉरिज़ॉन्टल अप्रोच के साथ में पढ़ो। पहले हम किसी चीज़ को वर्टिकल पढ़ते हैं, कि जैसे आपने हड़प्पन सिविलाइज़ेशन पढ़ा, फिर जो है वैदिक पढ़ा, फिर बुद्धिज़्म, फिर जैनिज़्म पढ़ा, फिर मौर्यन डायनेस्टी पढ़ा, मौर्योत्तर पढ़ा, फिर आपने गुप्ता पीरियड पढ़ा, फिर गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन, फिर पूर्व मध्यकाल, फिर सल्तनत पीरियड, फिर मुगल डायनेस्टी एंड देन फिर मॉडर्न इंडिया। अब इनके अंदर ट्रेडिशन को आप कंपेयर करते हुए पढ़ो, बहुत अच्छा होगा। पहले आप इनको चैप्टर वाइज़ पढ़ो, तो वो आपका वर्टिकल अप्रोच रहेगा। उसके बाद आप ऐसे थ्रू द एजेस चलो, आप क्षैतिज रूप में चलो। तो आप एक बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ये मैंने एक विधा बताई है और ये कमोबेश सभी चीज़ों में लागू होती है। चाहे आप भूगोल पढ़ें, चाहे आप इतिहास पढ़ें, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, चाहे आप साइंस पढ़ें, कोई मैटर नहीं करता है।
क्योंकि हर ज्ञान जो होता है वो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, इसीलिए सब चीज़ें साइंस है। जैसे राजनीति भी विज्ञान है, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, तो ये भी एक विज्ञान है, फिलॉसफी भी एक विज्ञान है, हिस्ट्री भी एक विज्ञान है। तो किसी भी मटेरियल को अगर आप क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप में पढ़ते हैं, जिसमें परीक्षण, निरीक्षण, संश्लेषण, विश्लेषण, तुलना, अंतर, समानताएं, ये सब करते हुए और फिर उसका प्रेजेंट लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, उसके जैसे अब वर्तमान में कौन कौन सी घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं जिनका इतिहास पूछा, जैसे मान लो सेंसस का कोई काम शुरू हो गया, जनगणना का काम शुरू हो गया, तो फिर आपको वहां तक पूछेंगे कि एंशियंट इंडिया के अंदर, मिडिवल इंडिया के अंदर, मॉडर्न इंडिया में या कहीं भी जनगणना का काम कब से शुरू हुआ, किस किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, किस किस डायनेस्टी ने इसको एडवांटेज दिया, किस किस ने इसको सपोर्ट किया, सबसे पहले भारत में जनगणना वर्तमान स्वरूप में कब हुई, ऐसे ही सारे सवाल जो है आपके एक साथ हो जाएंगे। तो हमारे चारों ओर हो रही घटनाओं के साथ में प्रॉपरली इंटरेक्शन करना, उनका ऑब्जर्वेशन करना, समय की मांग के साथ में अपनी तैयारी को पॉलिशिंग, फिनिशिंग और ब्रशिंग करना, यही तो एक कॉम्पिटिटर का रोल होता है। बाकी मटेरियल सबके पास होगा। आज एक क्लास के अंदर जैसे मान लो जो भी बच्चे 100, 200, 1000 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सारे बच्चों के बीच में एक ही मटेरियल जाता है, उसके बावजूद भी रिजल्ट सबका एक नहीं होता है। उसी मटेरियल से कोई बच्चा टॉप भी करता है और उसी मटेरियल से फेल भी होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें मटेरियल का दोष थोड़ी है। तो इसमें वो कौन-सी चीज़ आई जिसने फ़र्क कर दिया है? वो चीज़ आई उस स्टूडेंट का कमिटमेंट, उसका स्टडी स्टाइल और उसका एनालिसिस करने का पावर और तारतम्यता बनाए रखना। जो मटेरियल आपने आज पढ़ा है, आप उसको महीने भर तक वापस नहीं देख रहे हो, तो फिर वो आपका दीर्घ समृद्धि कोष में नहीं जाएगा और निसंदेह आप उतने सफलता के जितने हकदार होने चाहिए, वो एक गलत स्ट्रैटेजी की वजह से आप उसको कैरी नहीं कर पाओगे। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो भी हम पढ़ें, वो हमारी विजुअलाइज़ ज़रूर होता रहे, 5-4 दिन से हम अपनी उस सेना को ज़रूर सँभालते रहें कि हम जो पढ़ रहे हैं, क्या वो हमें याद हो रहा है या हम उसको भूल रहे हैं। तो चीज़ों को जैसे बार-बार हमारी आँखों के सामने से निकलेगी, मनन आप उसको चिंतन में लाइए। किताबें भी देखने से ज़्यादा बेहतर है आप उसको सोच के देखिए कि आपने क्या-क्या पढ़ा था। मोटी-मोटी बातें भी आपको याद आ जाएँगी ना, तो ऐसे मान लो आपका काम हो गया है। अब सबसे पहले जैसे किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने के तुरंत बाद सेम डे ही आप उसके बारे में एक पिक्चर अपने दिमाग में बना के देखिएगा। आप मोटे-मोटे तौर पे कुछ चीज़ें बना पाएँगे, फिर आप कहीं अटकते हैं, तो आप उस मैटर को खोल के देख सकते हैं। फिर आपकी वहाँ पर वो चीज़ जो आपने खोल के देखी है, वो ओके हो जाएगी। फिर दूसरे रिपिटेशन में और अच्छी स्थिति में आओगे, फिर और अच्छी स्थिति में आओगे और एक दिन आप परफेक्ट बन जाओगे। अब एग्ज़ाम हॉल में एक 2 ढाई घंटे का जो एग्ज़ाम होता है हमारा, ढाई 3 घंटे का, उसके अंदर हम इतने बड़े मटेरियल को एक साथ जब हम एक्सपोज़ करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो चीज़ हमें एक मोटा-मोटा आइडिया, जिसको हम कांसेप्ट बोलते हैं एक्चुअली, भाई ये चीज़ें ऐसे आई, इसका कारण ये था, फिर ऐसे आया। जैसे कि शुरुआत के अंदर आयरन नहीं था, तो मनुष्य शांतिवादी था। फिर जैसे आयरन आया तो उसके साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएँ आ गई। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएँ आई तो फिर अ, जो है क्षत्रियों का बोलबाला हुआ, क्षत्रियों का बोलबाला हुआ तो फिर जो है वहाँ पे रिलीजियस चैलेंजेस मिले, सोसाइटी के चैलेंजेस मिले और सोसाइटी में, रिलीजन में, वर्णा सिस्टम में, सब में एक नए आयाम आए। और उन सब का देखो, ये तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि समय के साथ में सब कुछ बदला है। जब सब कुछ बदला है, लाइफ़स्टाइल बदली है, पहले हमारे साधन जो थे वो बदल गए, अब सूचनाओं तक पहुँच किसी की भी है। अब हर कोई विकिपीडिया पे, कहीं भी, किसी गूगल में या किसी और मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा जानकारियों को पल भर में जुटा सकता है। एक वक़्त होता था जब रिज़ल्ट देखने के लिए भी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था, अब रिज़ल्ट जो है फटाफट से ऑनलाइन सब कुछ है और आपको 1 सेकंड में अपने मोबाइल में आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो जब हम सारी चीज़ों के अंदर एडवांस हो रहे हैं, तो निसंदेह पढ़ने का हमारा जो स्टाइल है, वो भी हमारा यूनिक होना चाहिए और थोड़ा-सा आप एडवांस चलें। हम ये कहते हैं कि समस्या से आप थोड़े से आगे चलें और प्रॉब्लम, समस्या या जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उनसे आप 2 कदम थोड़े से आगे चलेंगे, तो निसंदेह आप बहुत अच्छी कामयाबी में रहेंगे। आप थोड़ा-सा इमेजिनेशन करके देखिए,
जब भी आप पढ़ते हैं तो आप एक टीचर बन के देखिएगा। एक टीचर में स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट में टीचर होता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक एक वक़्त ऐसे आएगा कि एक स्टूडेंट पढ़ते-पढ़ते एक टीचर की परफेक्शन में आ जाएगा और एग्ज़ाम तक जाते-जाते वो एक बेहतरीन टीचर होगा और बेहतरीन टीचर जो है एक बेहतरीन पेपर का निर्माण करता है और वही पेपर आपके आएगा जो आपने इमेजिनाइज़ किया वहाँ पे, तो आपको लगेगा कि पेपर आपने बनाया और फिर आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा और आप आनंद के भाव में चले जाएँगे। ये करना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं कि कुछ भी चेंज हुआ है। थोड़े चेंजेज़ हैं, चेंजेज़ को अगर कोई बोल दे मल्टीमीडिया से तो वो एक वायरल हो जाता है कि साहब ऐसा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि तो मैंने तो इस मटेरियल के साथ में पिछले डेढ़ दशक से ज़्यादा जो है टीचिंग करवा दी है और वही चीज़ें जो आज पूछी जा रही हैं वो मैंने 15 साल पहले भी बच्चों को लिखा दी थी। तो मैटर अगर आपका अच्छा है, डेफ़िनेटली आपने मेहनत किया है, तो वो आपको पे करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप शॉर्टकट से अगर चीज़ें हासिल करना चाहते हो, तो वो ना केवल इसलिए घातक है कि वो परीक्षा उपयोगी नहीं है, बल्कि वो इसलिए भी घातक है क्योंकि वो चीज़ें आप याद करने में सहज महसूस नहीं करोगे। इसलिए किसी भी चीज़ को बढ़िया डिलीशियस बनाने के लिए उसका ग्रेवी पार्ट बढ़ाना पड़ता है, जैसे सब्ज़ी को अच्छा करने के लिए ग्रेवी अच्छी होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो फैक्ट्स होते हैं, उनको बढ़िया करने के लिए उनकी एक्सप्लेनेशन या व्याख्या जो होती है, ग्रेवी जो होती है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। रसगुल्लों के अंदर आप चाशनी बढ़ाओगे, तो ही रसगुल्ला सस्टेन करेगा, अदरवाइज़ रसगुल्ला सड़ जाएगा। तो यही जो हमारी ग्रेवी है, हमारी चाशनी है, हमारा जो फ्लेवर है, हमारा जो कांसेप्ट है, हमारी जो एक्सप्लेनेशन है, यही हमारे फैक्ट्स को मजबूत करता है, हमारी समझ को बढ़ाता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को अ, लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करवाने की विधा देता है। ये सब हमें देखना है और ऐसा हम देखेंगे तो हम डेफ़िनेटली अच्छा करेंगे। देखो, सूरज सबसे पहले वही देखता है जो सबसे पहले जगता है। जिसको नींद लेने के मज़े लेने हैं, निस्संदेह सूरज देखने में वो पहले जगने वाले से पीछे रहेगा। तो ये प्रकृति का नियम है, पहले जागो, पहले पढ़ो, पहले पाओ। तो पहले आओ, पहले पाओ का मतलब वही है, पहले जागो, पहले पाओ। अगर आप पहले जगते हैं, लेट सोते हैं, तो निस्संदेह आपके पास में 24 घंटे में से ज़्यादा वर्किंग आवर्स हो गए। तो इसलिए आपका जो अचीवमेंट है, वो उनकी कंपैरिज़न में ज़्यादा होगा। दिन-रात सभी को एक जैसे मिलते हैं, चुनौतियाँ लगभग एक जैसी मिलती हैं, प्रत्युत्तर देने का तरीका बदल जाता है, जिनका तरीका सही होता है, वही इतिहास लिखने वाले होते हैं। तो सफलता का इतिहास कुछ त्याग के साथ लिखना होता है, कुछ हमें सैक्रिफाइस करने होते हैं। सैक्रिफाइस हमें नींद का करना है, आलस का करना है, सैक्रिफाइस हमें हमारे व्यसनों का करना है, कुछ अच्छाइयों के साथ में हमें रहना है और यही जो त्याग है वो आपको पे करेगा निश्चित रूप से। तो इसलिए बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल प्रॉब्लम क्या होती है कि मल्टीमीडिया के ऊपर कोई ऐसा मैसेज आ गया जो आपके 5 से 7 दिन खराब कर देता है और फिर से दोबारा ठीक हुए तब तक दोबारा कर देता है। तो ये स्थितियाँ तब तक बनी रहेंगी जब तक आप अपने मटेरियल पे भरोसा नहीं करेंगे और मटेरियल पे भरोसा इंसान को तब नहीं होता है जब उसका जो तैयारी का जो रोड मैप है वो प्रॉपरली होता नहीं है और वो उसको लगता है कि वो इसको कैरी नहीं कर पा रहा है। देखो, पढ़ते वक़्त ये तो होता है कि बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे याद नहीं हो रहा है, 2 दिन के बाद में भूल रहा है, 3 दिन बाद में। तो मैं कहूँगा ये प्रोसेस होता रहेगा, ये सभी के साथ होता है। सभी जो भी लड़ाई के अंदर लड़ता है या युद्ध के मैदान में या पढ़ाई के मैदान में कहीं भी खड़ा होता है, तो उसको अच्छा करने का दबाव होता है और उसी अच्छा करने का दबाव जो है उसे तोड़ देता है। तो उसके उस जो एक जो उसका जो फ़ोबिया होता है एग्ज़ाम का या उसके प्रिपरेशन के असफल होने का जो डर होता है, वो उसको परफ़ॉर्म करवाने से स्किप करवा देता है। इसीलिए गीता में कहा गया निष्काम कर्म योग अर्थात तुम परिणाम के ऊपर कॉन्संट्रेट करने के बजाय तुम कर्मों पे कॉन्संट्रेट करो, तुम्हें निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। ये बातें केवल किताबी नहीं है, बल्कि ये व्यवहार जगत की बातें हैं। गीता नीति शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ माना गया है हिंदू विधि में। तो इस तरीके से या चाहे आप कोई भी टेक्स्ट ले लो किसी भी रिलीजन का, सभी के अंदर एथिक्स यही कहती है कि डू योर कर्मा एंड आपको एक्शन या कर्म जो है परफॉर्म करने हैं और उसी के हिसाब से आपको फल ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। यू डोंट सिक अबाउट योर फ्रूट्स। आपको फलों के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होना है, आपको अपने कर्म करने हैं।
इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अधिकारों से पहले कर्तव्यों की ज़रूरत होती है, वो ये वाली बात है। तो आपको इस तरीके से ड्यूटी परफ़ॉर्म करनी है जिससे कि आपको अच्छा हासिल हो। तो लास्टली मैं यही बात कहूँगा, पैटर्न चेंज होता है, थोड़ा बहुत होता है, होना भी चाहिए। जब हमारे सेल्स जो है वो लगातार चेंज हो रहे हैं, हमारे आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं, हमारे भौतिक परिस्थितियाँ हैं उनमें लगातार चेंज हो रहा है और ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ महात्मा बुद्ध अगर आज तपस्या कर रहे होते ना, महावीर स्वामी आज तपस्या कर रहे होते, तो ये दुनिया और मल्टीमीडिया उनको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती और वो भी शायद इतने सफल ना हो पाते। मल्टीमीडिया पे पता नहीं क्या-क्या लिखते हैं, कहीं न कहीं उनको डिस्टर्बेंस होता। लेकिन वक़्त के साथ में जो चैलेंजेज़ होते हैं, वो हमें देखने पड़ते हैं। हम जिस स्पीड से हमारा टेक्नोक्रेट एस्पेक्ट बढ़ा है, ठीक उसी के साथ उसमें अच्छाइयाँ भी आई हैं, बुराइयाँ भी आई हैं। तो चीज़ों को सही ढंग से नहीं दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। इसमें भी एक सवाल है, कौन किसको किस तरीके से ले रहा है। भीड़ जो है वो ये नहीं देखती है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। भीड़ पत्थर मारने में भरोसा करती है और बाद में पता चलता है कि क्या हुआ था। पत्थर मार के भीड़ पूछती है कि क्या हुआ था एक्चुअली, मैंने पत्थर क्यों चलाया था। तो वो वाली बात है कि हम किसी चीज़ को इतना वायरल कर देते हैं, इसको वायरल करो, फॉरवर्ड करो, सत्यता को जाँचे परखे बिना हम बातों को आगे बढ़ाते रहते हैं और सोशल मीडिया इसके अंदर बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर देता है और कोई पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं बेचारे उनको लो फील होता है। तो मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूँ इस मामले में कि जो भी बच्चा जिस भी मटेरियल के साथ में पढ़ रहा है, बना रहे। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि आपको बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है और मार्केट की जो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, उनका अपना एक एस्पेक्ट होता है, वो अपने मटेरियल को एक्सपोज़ करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसे शुभचिंतक भी होते हैं जो आप लोगों को एक तरीके से आपका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कहीं न कहीं फँसेगा, फँसेगा तो ही तो आएगा ना। अरे! सड़क के ऊपर निकलती गाड़ियों को अगर पंचर नहीं करोगे तो पंचर वाले के पास पंचर कौन लेके जाएगा, वो वाली बात है। तो अगर बीमारियाँ नहीं होगी तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा? तो अगर आप मानसिक रूप से तनाव में नहीं आओगे, तो फिर बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर आने को आतुर हैं या आ चुकी हैं, जिनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाया है, तो वो कहीं न कहीं हर व्यक्ति अपने पक्ष को मजबूत करता हुआ नज़र आता है। किसी ने कोचिंग मान लो की है और किसी ने कोचिंग नहीं की है, तो जिसने कोचिंग की है उसको डाइवर्ट करने के लिए कोचिंग नहीं की है वो करेगा। ये ह्यूमन नेचर है, किसी ने बुक पब्लिश की है, तो वो अपनी बुक के लिए जो है कोचिंग को डिनोंस करेगा। किसी ने अपने नोट्स पब्लिश किए हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए वो कुछ चीज़ों को डिनोंस करेगा। ये रेपुटेशन या डिनोंसमेंट चलता रहता है, खंडन चलता रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आलोचनाएँ होनी चाहिए, आलोचना व्यक्ति को एक बहुत ही मैं बोलूँगा कि कर्मनिष्ठ बनाती हैं और आलोचना करने वाला व्यक्ति जो है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, बस आप उनको दिल से ना लें, वरना फिर वो क्या है कि आपको डैमेज कर देगा। वरना वो निंदक नियरे राखिए वाली बात है, आपकी जो बढ़ाई करता है, उससे ज़्यादा आलोचना करने वाला अच्छा व्यक्ति होता है। तो मार्केट की ये सब प्रोफेशनल आलोचनाएँ हैं, जिनके ऊपर ध्यान आपको नहीं देना है। आपको बुद्ध की तरह, महावीर स्वामी की तरह मेडिटेट करना है। आपको उन सब महापुरुषों के समान अपने आप को बनाना है कि हमें अपना काम अपनी शिद्दतता के साथ करना है, फिर पूरी कायनात आपके साथ में होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये सेशन छोटा-सा सेशन था और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बातें मुझे नहीं बतानी थी, केवल इतना ही बताना था कि जो कुछ बदला है वो इतना नहीं बदला है और जो कुछ बदल रहा है वो बदलना चाहिए और बदल जो गया है उसके साथ आप बदलने चाहिए और आप अगर बदल गए हो तो निसंदेह आप में नवीनता आ गई है और नवीनता जो है वो बासीपन का तोड़ है और यही बात व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट है। सो जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, बढ़िया पढ़ें, अच्छा खाएँ-पिएँ, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और लगातार अपने मटेरियल से जुड़े रहें। आपके सपनों में, ख्वाबों में, आपके हर लम्हों में पढ़ाई जो है इस कदर छाए कि आपको केवल ज्ञान ही ज्ञान नज़र आए और अपने मनोरंजन एस्पेक्ट को, अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखें क्योंकि मनुष्य परम आनंद सुख की प्राप्ति करता है और वह जानवरों से इसी मामले में अलग है कि उसको प्लेजर्स मिलते हैं, उसको सुख मिलता है, हेडोनिज़्म होता है उसका
और सुखवादी है। जब से इंसान पैदा हुआ तब से सुख प्राप्त करता है। तो पढ़ाई सुख प्राप्त करने या आनंद प्राप्त करने का साधन है। इसे दुखी स्वरूप में ना जाने दें और अपने आप को दुखी करने के बजाय, अफ़वाहों पे ध्यान देने के बजाय इन्वेस्ट करें, वेस्ट ना करें। तो वेस्ट ज़्यादा बेकार है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है। तो वेस्ट के बजाय इन्वेस्ट करें। ओके।